चलिए अब 5 बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पहली बड़ी खबर दिल्ली से है। यहां अब दूसरी बड़ी खबर है पीएम मोदी की है और आज पीएम जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही कल योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरी खबर झारखंड से है, जहां झारखंड में चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने जातीय सर्वे को मंजूरी दी। वहीं चौथी खबर महाराष्ट्र से है, जहां किसानों की आत्महत्या को लेकर के चिंताजनक तस्वीरें बनती जा रही हैं। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर बिहार से है, जो भ्रष्टाचार के चलते नदी में पुल के ढहने से जुड़ी हुई होगी। तो इस 5 विंडो के जरिए आपको 5 बड़ी खबर दिखाएंगे। तो अब इस 5 विंडो के जरिए आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर नीट से जुड़ी हुई है और जहां कहा गया कि अब काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी। और दूसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है और वहीं तीसरी खबर झारखंड में जातीय सर्वे से जुड़ी हुई होगी। और तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी योग दिवस पर अब तमाम कार्यक्रम होने हैं। 21 जून को योग दिवस है। और दूसरी खबर में आपको यही दिखाने वाले हैं। वही तीसरी खबर झारखंड में जातीय सर्वे से जुड़ी होगी। और चौथी खबर जहां अन्नदाता की बेबसी नजर आ रही है। और वहीं पांचवी और आखिरी बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर पुल ढहने का ये पूरा मामला और ये आखिरी खबर बिहार से जुड़ी हुई दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा है। नोटिस नीट यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और एसबीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु, सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग रोकने से इनकार अब साफ तौर पर देखा जा रहा है और उसके साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है वो नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई जो है वो जारी है और आज भी सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ जो है और जस्टिस भाटी की बेंच ने सुनवाई की है और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। अगर परीक्षा जो है वो रद्द होती है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं। वहीं गरिमा, आज जिस तरीके से तमाम बच्चे जो है याचिकाकर्ता जो है वो पहुंचे थे, तो याचिकाकर्ता के जो वकील है उन्होंने मेघालय की बात भी कही है कि मेघालय में कुछ सेंटर्स पर जो है वो 45 मिनट्स लेट जो पेपर है वो भेजे गए थे, तो ऐसे में उनको भी ज्यादा समय देना चाहिए। वहीं एक अनोखी बात आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी देखने को मिली कि एक विद्यार्थी जिसने परीक्षा दी थी उसका भाई आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था बिना वकील के। उसने अपनी खुद ही दलीलें रखी और ये कहा कि मेरे भाई के साथ जो है वो बहुत गलत हुआ है, इसी तरीके से लाखों बच्चों के साथ गलत हुआ है, हमें न्याय चाहिए। तो आज ये तस्वीर भी सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है और 8 जुलाई को इस पर दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन अहम बात ये रही कि जिस तरीके से याचिकाकर्ता जो थे आज वो इस आस में थे कि जो काउंसलिंग है उस पर रोक लग जाएगी, लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार आज सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा कर दिया है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट आगामी 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। नीट यूजी 2024 का अब विवाद गहराता जा रहा है। नीट यूजी 2024 का अब ये पूरा विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा गया है।
चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी योग दिवस पर अपने पहले दौरे पर जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ रुपए की सौगात सौंपेंगे। इसके साथ ही शासकीय सेवाओं के लिए 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपने वाले हैं। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे। वीरवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं और इसी कार्यक्रम में वो सौगात देंगे। अगले दिन योग दिवस पर सुबह 6 बजे वो योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड योग दिवस ने बनाए हैं। 10 वर्षों में करीब 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योग कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन इसमें हिस्सा लिया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एजाज, अब जिस तरह से योग दिवस ने तमाम जो रिकॉर्ड्स है वो बनाए और अब योग दिवस के खास मौके पर, खास दिन पर जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगातें 3300 करोड़ रुपए की सौगात पीएम सौंपने जा रहे हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम में भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इस वक्त क्या कुछ अपडेट और धारा 370 के बाद किस तरह से धरती का स्वर्ग बदलता हुआ नजर आ रहा है, इस बात का भी जिक्र करिएगा। जी श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता दूं कि तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी योगा डे के मौके पर अपने पहले दौरे पर जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ का तोहफा देंगे, जिसके साथ साथ 2000 से ज्यादा अफराद को सरकारी खदमात के लिए तफरीकी खतूत के हवाले से किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी योगा डे पर श्रीनगर के SAICC में भी शिरकत करेंगे। जी ठीक है एजाज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और तमाम सौगातें सौंपेंगे। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में भी अब जातीय सर्वे कराया जाएगा। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही झारखंड देश का चौथा राज्य बन जाएगा जहां जातीय सर्वेक्षण होगा और इससे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जातीय सर्वेक्षण या तो हो चुका है या फिर हो रहा है। झारखंड की मुख्य सचिव वंदना पटेल ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने जातीय सर्वे कराने के फैसले को मंजूरी दे दी है। जातीय सर्वे कार्मिक विभाग की देखरेख में होगा। झारखंड के कार्मिक विभाग को जातीय सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। हालांकि अभी तक जातीय सर्वेक्षण के लिए सरकार ने कोई टाइमलाइन तय नहीं की है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर एक पोस्ट में जातीय सर्वेक्षण कराने के संकेत दे दिए थे। उन्होंने लिखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड ने तैयार। चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब जातीय सर्वे झारखंड में भी कराया जाएगा। झारखंड में भी अब जातीय सर्वे की घोषणा कर दी गई है। चंपई सोरेन सरकार ने कैबिनेट को इसे लेकर के मंजूरी दे दी। कार्मिक विभाग अब इसे लेकर के तमाम तैयारियां कर रहा है और अब जातीय सर्वेक्षण झारखंड तक भी पहुंच गया और झारखंड में भी अब जातीय सर्वेक्षण, जाति के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाएगा। चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां किसानों की आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र टॉप पर रहता है। पिछले कुछ वर्षों में कपास उत्पादक यवतमाल जिले को महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब यहां का सीन बदल रहा है। यवतमाल की जगह इन दिनों पड़ोसी अमरावती जिले में किसानों की आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़े देखिए तो ये डरा देने वाले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अमरावती में ही की है। यवतमाल की सीमा से लगा अमरावती कपास और सोयाबीन का उत्पादक क्षेत्र रहा है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध नागपुर संतरे की खेती भी यहीं होती है। अमरावती में मई तक दर्ज 143 आत्महत्याओं में से 33 में से कृषि संकट का मामला दर्ज है। 10 मामले खारिज कर दिए गए हैं और 100 में जांच जारी है। यवतमाल में मई तक दर्ज 132 आत्महत्याओं में 34 में से कृषि संकट को आधिकारिक का कारण बताया गया। 66 मामलों में जांच जारी और जिला प्रशासन ने 32 को खारिज कर दिया।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार जो किसान है उनके आत्महत्याओं का मामला बढ़ता जा रहा है। कपास की, सोयाबीन की बड़ी संख्या में यहाँ पर खेती की जाती है, लेकिन अमरावती, पहले यवतमाल जिस तरह से किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 पर था सर्वेक्षण में, और अब अमरावती जो कि यवतमाल से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर भी अब ये जो संख्या है वो बढ़ रही है। ऐसे में मुश्किलें भी लगातार अब बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं और महाराष्ट्र से लंबे और भी जो कई राज्य है वहां पर सोयाबीन भेजा जाता है। मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र की विडंबना है। जिस महाराष्ट्र में 5 बार कृषि मंत्री रह चुके शरद पवार, उसके उस प्रदेश में आज किसानों की बहुत ज्यादा है। ये शुरू से ही, ये 70 साल के अगर देखे, देश जब से आजाद हुआ तब से अभी तक की देखे तो महाराष्ट्र की विडंबना ये रही है गर्मा कि शुरू से ही यहाँ पे आत्महत्या करते हैं। अब कपास को लेकर जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जैसे यवतमाल और अमरावती के साथ जो है, और खुद अमरावती में भी किसानों ने आत्महत्या की है। 136 के आंकड़ा पार कर चुका है। तो इसके देखते हुए अभी भी कोई भी यहाँ पे महाराष्ट्र से शुरू से राजनीति होती आ रही है किसानों से, और पूरे देश में किसानों पे राजनीति, किसानों के कोई भी अगर बुरा हाल है तो वो महाराष्ट्र नंबर 1 आता है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई इसी प्रदेश में आता है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का बुरा हाल है। और महाराष्ट्र में जिस संख्या आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े बहुत कम है। अभी भी बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जो सरकारों ने दर्ज नहीं किए। पता भी नहीं लगते कितने किसान आत्महत्या कर लेते, किस कारण से कर। इसका कारण यही होता है, यहाँ सूखा पड़ना, किसानों का देखभाल न करना और सरकार की अनदेखी। और वही शरद पवार जो आज मांग कर रहे हैं किसानों के लिए, ये 5 बार कृषि मंत्री रह चुके इस महाराष्ट्र के, उसके बाद भी अगर ये देखा जाए कि महाराष्ट्र का ये बदहाल जो हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार और नेता है। क्या सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट की हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट, क्योंकि यूपी में 4 बार कृषि मंत्री होने के बाद भी अगर बेहाल है तो उसकी जिम्मेदार भी एक गवर्नमेंट है। सरकारें बदल रही हैं जिस तरह से राहुल हमने देखा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यहाँ की बदलती हुई नजर नहीं आ रही, और जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं, और ऐसे में ये संकट और गहराता जाएगा और आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। देखिए गर्मा, कहीं ना कहीं ये किसानों की भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। जिस एमएसपी के लिए आंदोलन कर सकते हैं और उसके लिए आत्महत्या में उसका आंदोलन कहीं रुक के होता है। अगर ये आंदोलन विकराल रूप लेगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। और खासकर महाराष्ट्र, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग किसान लामबंद हुए, क्योंकि महाराष्ट्र शुरू जब से देश आजाद हुआ है तब से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते आए। अब ये संख्या और दिन बढ़ती चली जा रही है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी महाराष्ट्र के कृषि मंत्री 4 से 5 साल रहने वाले शरद पवार का प्रदेश है, इसको कहीं ना कहीं अनदेखी शुरू से देखी जा रही है। अब एनडीए गवर्नमेंट में देखा जाए तो एनडीए गवर्नमेंट में अब नए कृषि मंत्री बन के आए हैं, ठीक है। उनका देखना क्या करते हैं आगे, इनका क्या महाराष्ट्र के प्रति इनका स्वभाव रहता है कि महाराष्ट्र में एमपी बगल में सटा हुआ, एमपी से सबके किसी मंत्री बने हैं। तो आप देखना है कि क्या करना है, इसमें क्या हो सकता है। अगर ये होता है तो नहीं, बहुत बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र शुरू से देश की आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र किसानों के लिए बहुत बड़ा हाल रहा है करना। राहुल, क्या इस मुद्दे को लेकर के आपकी किसी जनप्रतिनिधि से महाराष्ट्र की बातचीत हुई है क्या? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लंबे वक्त से ये सारी परेशानियां चली आ रही हैं। हम लोग कैमरा बोलने के लिए कोशिश करता, और जो कैमरा बोलने के लिए हर कोई सुनाई देता, हर कोई बताता है, शुरू से कोई सुनवाई नहीं होती है। और जिस तरह से मराठा राज है और मराठा की राजनीति की जाती है, फिर भी मराठाओं की बदहाली है, वो बिहार से भी बुरी हालत है। यहाँ पे यहाँ सूखा पड़ना, यहाँ कोई भी सब्सिडी नहीं देना गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार से जो सब्सिडी आती है यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। तो इन सब की अनदेखी करना और सत्ता पद पर खड़े, सत्ता और पक्ष के लड़ाई में ये किसान कहीं ना कहीं अपने खोते जा रहे हैं, अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। और जब तक केंद्र सरकार संज्ञान नहीं लेगी तब तक महाराष्ट्र का हाल ठीक होने वाला नहीं है। कहना किसान संगठनों की तरफ से इसे लेकर के आवाज उठाया गया क्या इससे पहले? किसान संगठनों की तरफ से बहुत बार आवाज उठाई दी गई, लेकिन आवाज दबा दी गई। जब तक अमरावती से चलती है, मुंबई की तरफ रुख करती है, आगे घेराव करके कोई ना कोई समझौता करके उनको दबा दिया जाता है कि अगली बार देखा जाएगा। वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट आएगी तो देखी जाएगी, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट आएगी देखी जाएगी। लेकिन किसानों का जो हाल है वो हमेशा 70 साल से यही था, आगे भी देखी की गई। तो भले किसान योजना केंद्र सरकार की तरफ से चालू किया है, 2000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता करना। अगर ग्राउंड जीरो पे जाके देखिए तो उनका हाल बहुत बदतर से बदतर होते जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा, पानियों की कमी है, फसल में बोने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, यूरिया के लिए पैसे नहीं है। ग्राउंड जीरो पे जाके जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी और टीवी पर बोलने वाली बात अलग होती है।
लेकिन जो बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए हैं, जब तक वो ग्राउंड जीरो पे जाके इनके किसानों का हाल नहीं लेंगे और कृषि मंत्री जो तरफ। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार के अररिया में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को गिरकर ध्वस्त हो गया। कुछ दिनों के बाद ही इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करोड़ों की लागत से बना ये पुल गिर गया है। इस मामले में जिस अधिकारी को पुल निर्माण का निरीक्षण करना था, वही अधिकारी अब बकरा नदी की प्रवृत्ति को ही पुल गिरने की वजह बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग ने 12 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया था। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर आशुतोष कुमार रंजन को इस पुल निर्माण के निरीक्षण की जिम्मेदारी मिली थी। अब इनका यह कहना है कि नदी की वक्र प्रवृत्ति के कारण पुल गिरने की वजह हो सकती है। पुल गिरने के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि घटिया सामग्री का उपयोग पुल के निर्माण में हुआ, इस कारण पूरा का पूरा पुल गिर गया। लेकिन विभागीय अभियंता ने इस बारे में कुछ भी न कहकर उल्टे नदी को हादसे के लिए दोषी ठहरा दिया है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।